हेलो बच्चों, हाउ आर यू। अभी आप देखिए, इस क्लास में हम हीट और वर्क, ये दोनों के बारे में विल डिस्कस है ना। वर्क और हीट ये दोनों था क्या, पाथ फंक्शन है ना। तो पाथ फंक्शन, वर्क और हीट के बारे में डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा अच्छी तरह देखिए, मैंने एक फिगर बनाया है इसमें, है ना। ये फिगर को आप अच्छी तरह समझिए और इसमें क्या होगा आप सोचिए और मेरे को बताइए, है ना। अभी देखिए, ये दो इस तरफ और इस तरफ, इसके बीच में एक पिस्टन है, यानी बोथ साइड पिस्टन, इसके दो तरफ पिस्टन है। ये उसका डंडा कनेक्शन है ना, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इधर भी इसके अंदर भी जाता है ना बोर, ये भी एक बोर है, ये भी एक बोर है। ये बोर के अंदर पिस्टन, ये वाला पिस्टन उसको लेके इसके अंदर घुस सकता है और ये भी इसको लेके खींच के इस तरफ घुस सकता है, ठीक है। पिस्टन फ्रिक्शनलेस। और ये जो बोर का दोनों तरफ साइड वाले और ये वाला साइड वाले बोथ आर नॉन कंडक्टिंग बॉडी, यानी ये कंडक्शन नहीं करेगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। लेकिन इसका बेस जो है, इसका बेस और इसका बेस, दोनों का बेस कंडक्टिंग बॉटम, यानी दे कैन कंडक्ट द हीट। ओके, ये दोनों हीट कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये साइड वाले कंडक्ट हीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी इसके पीछे क्या है, हीट जाने के लिए, दोनों के पीछे हीट जाने के लिए एक रास्ता है और इधर एक हीटर लगा हुआ है, इधर हीटर लगा हुआ है। बोथ हीटर्स आर कनेक्टेड बाय ऑटोमेटिक सिस्टम, है ना। ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या होगा, ये हीटर 5 मिनट चालू होगा, जैसे ही 5 मिनट पूरा हो जाएगा ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा ना। और तुरंत ही वो स्विच ऑफ होते ही ये वाला हीटर इधर चालू हो जाएगा, 5 मिनट ये ऑन हो जाएगा, यानी ऐसे चलता रहेगा। ये 5 मिनट ऑन, फिर ये 5 मिनट उसके उसी समय पर ऑफ रहेगा। जब ये 5 मिनट चलेगा तो ये 5 मिनट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और दिस हीटर विल सप्लाई हीट थ्रू दिस पाथ एंड दैट हीट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस बॉटम ऑफ द बोर। और ये दोनों बोर में आइडियल गैस, सेम आइडियल गैस है, इसके अंदर जो आइडियल गैस है इसके अंदर भी आइडियल गैस है, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें Q1 हीट है और Q2 हीट है, तो इसमें क्या होगा आप मेरे को बताइए। अगर Q1 इज इक्वल टू Q2, अगर दोनों के तरफ हीट बिल्कुल बराबर है, ये जो 5 मिनट हीट सप्लाई करेगा इसका क्वांटिटी जितना है, ये भी जो 5 मिनट सप्लाई करेगा उसका क्वांटिटी उतना ही है। क्वांटिटी ऑफ हीट और द अमाउंट ऑफ हीट दोनों का बराबर है। तो क्या हो सकता है इसमें, आप सोचिए व्हाट इज हैपनिंग हियर। आप देखिए, अगर Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा, जब इधर ऑन होगा हीटर ऑन होगा और हीट इसके अंदर जाएगा, तो हीट विल ट्रांसमिट टू द बोर थ्रू दिस कंडक्टिंग बॉटम, है ना। इसके अंदर आएगा, इसके अंदर क्या है, आइडियल गैस है। व्हेन हीट विल अप्लाइड ऑन द कंडक्टिव ऑन द गैस, द गैस विल एक्सपांड, वी नो दैट, है ना। अगर गैस एक्सपांड होगा तो ये गैस का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड द प्रेशर बाय दिस गैस विल एक्ट ऑन दिस पिस्टन, राइट। यानी व्हेन द heat energy will transfer to the bore, it will activate the molecules of the gas and the kinetic energy of the gases will be more. So the pressure of the gas will be high and it will give a push to this both sided piston, है ना। तो ये पिस्टन को क्या करेगा, इधर धक्का देगा, ये पिस्टन कुछ देर तक इधर आएगा। उस वक्त क्या होगा, ये गैस कंप्रेस होगा, क्योंकि ये गैस ठंडा है अभी, इधर से ही क्या है, इसको प्रेशर दे रहा है। जैसे ही 5 मिनट चला गया, ये स्विच ऑफ हो गया, फिर ये ऑन हो गया 5 मिनट, तो ये ग्रेजुअली गैस क्या होगा, ठंडा होगा। इधर ग्रेजुअली गैस क्या होगा, गर्म होगा। ये जब गर्म हो जाएगा, ये जब हीट इधर सप्लाई होगा, ये गैस फिर गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, दिस गैस विल एक्सपैंड बिकॉज दिस इज ऑल्सो कंडक्टिंग बॉटम। ये गैस फिर गर्म होके उसको उतना देर आगे धक्का देगा, यानी दिस बोथ साइड कनेक्टेड पिस्टन विल ट्रैवल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, और यू कैन टेल दैट it will have a
both side motion, to and fro motion with equal distance if Q1 is equal to Q2, यानी ये पिस्टन इस तरफ जितना आएगा, मान लिए इतना आया, इस तरफ 2 सेंटीमीटर आया, तो ये वाला भी दूसरे इतना दूर भी जाएगा। इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 है ना, इफ Q1 ग्रेटर देन Q2, मान ले Q1 Q2 से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये वाला इस तरफ ज्यादा आएगा, इस तरफ कम आएगा, है ना। ये वाला इस तरफ ज्यादा क्योंकि Q1 ज्यादा है तो प्रेशर विल बी मोर। अगर Q1 लेस देन Q2, अगर ये ज्यादा है तो इस तरफ मोर जाएगा और ये कम हो जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन इंजन, है ना। तो यहाँ क्या वर्क कर रहा है, बिकॉज हीट इज बीइंग सप्लाइड टू द गैस and heat is performing the work, okay, with the help of gas on the piston. So here we can tell that heat is responsible to perform the mechanical work what we had studied in the first class of thermodynamics, that is chemical thermodynamics, says that the motion of heat we are studying about that, है ना। तो यहाँ heat इसके अंदर घुसा और इसका क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ा दिया, तो ये पिस्टन में मैकेनिकल वर्क हुआ। तो दिस इज नोन एज मैकेनिकल वर्क। किसके वजह से हुआ ना, प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से हुआ। अब आप समझ गए। अब अभी इसी को हम डिस्कस करेंगे हीट एंड वर्क इन टर्म्स ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। अभी हम पहले बात करेंगे ये सिस्टम व्हेन इट इज चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, क्या occurs होता है, उसमें एनर्जी डेफिनेटली चेंज होता है। एक सिस्टम है, उसका एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट को जाता है, ड्यूरिंग दैट चेंज एनर्जी चेंज ऑल्सो इज अकम्पनीड विथ दैट चेंज, है ना। चेंज इन एनर्जी में अपीयर इन फॉर्म ऑफ आइदर हीट हो सकता है, वार्क हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है ना। तो हीट अगर एनर्जी अपीयर हुआ, हीट के हिसाब से अगर स्टेट टू स्टेट वो पता चल जाएगा। वार्क हुआ, जैसे हमने यहाँ देखा, वार्क भी कन्वर्ट हुआ, एक स्टेट से वार्क में कन्वर्ट हुआ, एक स्टेट से अदर स्टेट जाने के लिए। कहाँ लाइट भी आता है, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी आता है ना। तो ये अगर हम इसी मैकेनिकल वर्क को, जैसे हम हीट और वार्क के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर मैकेनिकल वर्क हम डिस्कस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस, देन वी कैन गो फॉर दिस मैथमेटिकल डेरिवेशन, है ना। आप समझ लीजिए ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ना, और इसके अंदर एक गैस है, जो गैस अभी कंप्रेस होकर रखा हुआ है ना, इसके अंदर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अभी मान लीजिए इसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, V1, किसका, इसके अंदर जो आइडियल गैस था। जैसे ही ये गैस अभी रखा हुआ है, ये गैस क्या करेगा, इट विल पुश अपवर्ड द पिस्टन बिकॉज इट इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड, सो इट विल पुट द प्रेशर ऑन द पिस्टन अपवर्ड, है ना। तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड हो जाएगा। तो इफ वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम वाज V1, तो फाइनल वॉल्यूम मान लीजिए V2 हो गया, यानी वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसका प्रेशर किसके, पिस्टन के ऊपर पड़ेगा ना। तो पिस्टन विल ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन। मान लीजिए इट ट्रैवल्स ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज DL, एंड द प्रेशर अप्लाइड ऑन दिस, मान लीजिए कितना, P। आप समझ गए। प्रेशर is applied by the gas due to the expansion of the gas, मान लीजिए P pressure on piston by gas due to its expansion, V1 initial volume, V2 final volume, DL small displacement of piston, यहाँ से piston DL small distance क्या हुआ है, displacement हुआ है। ये मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, यानी पिस्टन का अगर एरिया क्रॉस सेक्शन है उसको हम M मान लेते हैं, तो डेल्टा भी कितना होगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ठीक है। हमको मालूम है प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया। P इज इक्वल टू F/A, फोर्स पर एरिया हो गया यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, सो P इज इक्वल टू F/A,
इम्प्लाइज ए फिजिकल टू पी ए, है ना। अगर हम वर्क के बारे में सोचेंगे कितना वर्क हुआ, हम जानते हैं W इजिकल टू एफ एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो ए फिजिकल इधर कितना हमने निकाला है पी ए, सो W इजिकल टू पी ए, डिस्टेंस कितना है यहाँ DL, स्मॉल डिस्टेंस, सो पी ए इंटू DL, या वी कैन राइट P इंटू ए इंटू DL। ए इंटू DL इज नथिंग बट डेल्टा V, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू DL, बिकॉज इट इज ए सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ द बॉटम इंटू हाइट, तो इतना एरिया ऑफ द बॉटम क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन ए इंटू हाइट कितना हो गया DL। सो दिस इज नथिंग बट दिस वॉल्यूम, दिस चेंज, दिस स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V। सो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। यहाँ माइनस P डेल्टा V अकॉर्डिंग टू IUPAC guideline, we have to put minus sign on this work done as the work is done by the system, क्योंकि यहाँ ये सिस्टम काम कर रहा है। अगर मैं काम करूं मेरा एनर्जी खर्च हो जाएगा ना, तो मेरा माइनस होगा वर्क, समझ रहे हैं आप। अगर मैं खुद कर रहा हूं काम तो मेरे से एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो दिस सिस्टम इज वर्किंग हियर। तो सिस्टम अगर काम कर रहा है तो इधर क्या होगा, इसका W क्या होगा, विल पुट द माइनस साइन, दैट राइट, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम मैकेनिकल वर्क which I was showing you at the beginning. Here also pressure volume work was being carried out in this engine. आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए आप प्रेशर वॉल्यूम कैसे वर्क है। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क को अगर लिखेंगे तो W इज इक्वल टू माइनस P डेल V, ठीक है ना। ओके, अब देखिए वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ दो कंडीशन है, फर्स्ट वन आइसोथर्मल, सेकेंड वन इज रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मीन्स क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस इज नथिंग बट द प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा शुरू से आखिर तक जिस प्रोसेस में, ठीक है ना। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, the expansion of the gas should be infinitesimally slowly and it should remain always in equilibrium with the surrounding, है ना। तो आप देखिए वही पिस्टन के बात हम कर लेते हैं। यहाँ फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इधर एक गैस है, इधर गैस के ऊपर मान लीजिए बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल है और इंटरनल प्रेशर P इंटरनल है, ठीक है। PEXT और PEXT और PINT, यानी P एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन इसके ऊपर डालता है और P इंटरनल प्रेशर इसके अंदर गैस का जो प्रेशर है ना, ठीक है। अगर P एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, यानी बाहर से प्रेशर कम होगा, P इंटरनल ज्यादा होगा, तो क्या गैस एक्सपेंड करेगा, तो डेफिनेटली हमारा यहाँ क्या है, P एक्सटर्नल इज लेस देन P इंटरनल। P इंटरनल तभी तो गैस एक्सपेंड करेगा ना, नहीं तो कभी करेगा नहीं। तो P एक्सटर्नल लेस देन P इंटरनल, सो गैस ग्रेजुअली एक्सपेंड्स। जब ग्रेजुअली एक्सपेंड्स करता है, मान लीजिए पहले जो पहला दफा ये एक्सपेंड करता है, मान लीजिए DP, उसका प्रेशर घट जाता है। कितना प्रेशर घट जाता है, थोड़ा सा घटा तो ये ऊपर गया, फिर दोबारा फिर DP चेंज हुआ, प्रेशर फिर चेंज हुआ DP, फिर चेंज हुआ DP, वैसे मैक्सिमम जितने बार हम ले सकते हैं DP, तो दैट विल गिव अस द रिवर्सिबल एक्सपेंशन, है ना। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, W इज इक्वल टू माइनस P डेल V हम अभी पढ़े हैं। W इज इक्वल टू माइनस P डेल V वर्क ऑफ एक्सपेंशन और मैकेनिकल वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन द गैस pressure volume relationship, है ना। So I am writing here reversible means it occurs infinitely slowly. It means the change in pressure at every step be the lowest, deep, small, deep, very small, and the number of total steps be maximum. Step जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। So total work will be sum of P del V, ठीक है ना। अभी मैंने लिखा W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V, हमने जो पढ़ा था। बट P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस DP, क्योंकि
पी एक्सटर्नल लेस देन पी इंटरनल, है ना, कितना कम है ना, जितना हम डीपी पी इंटरनल में, अगर पी इंटरनल से स्मॉल प्रेशर को हम हटा देते हैं किसके साथ बराबर हो जाएगा, पी एक्सटर्नल के साथ बराबर हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम हो जाएगा उस वक्त, है ना। तो हम उसको लिख सकते हैं पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस डीपी। तो हमने यहाँ लिखा पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डीपी। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल के जगह में पुट किया पी इंटरनल माइनस डीपी डीवी। तो उसको कितना हो गया गुना करने से, माइनस पी इंटरनल डीवी प्लस डीपी डीवी। डीपी डीवी इज वेरी स्मॉल बिकॉज डीपी इज स्मॉल एंड डीवी इज ऑल्सो स्मॉल, सो वी कैन नॉलिफाई इट। सो व्हाट विल हैपन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल डीवी, है ना। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटरनल मीन्स कितना है प्रेशर, इंटरनल का प्रेशर कितना होगा, पी भी इज इक्वल टू एनआरटी बिकॉज दिस इज एन आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन वी नो पी भी इज इक्वल टू एनआरटी, सो वी कैन राइट पी इंटरनल भी इज इक्वल टू एनआरटी if n is the number of moles of the gas present inside the bore, यानी इसके अंदर कितना है नंबर ऑफ मोल्स n है। तो p इंटरनल भी इक्वल nRT, तो हमने क्या लिख सकते हैं यहाँ p इंटरनल की जगह nRT बाई v लिख सकते हैं, है ना। प्रेशर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस nRT बाई v। तो d अगर बोथ साइड बाई इंटीग्रेटिंग तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम। मान लीजिए v1 था इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल हो गया v2, सो चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम v1 टू v2 माइनस nRT बाई v dv, है ना। यहाँ क्या हो गया, w इज इक्वल टू n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो माइनस nRT इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 1 बाई v dv। तो कितना हो गया, माइनस nRT 1 बाई dv का इंटीग्रेशन कितना, ln v2 बाई v1 बिकॉज v1 फ्रॉम v2, है ना। So we can write minus 2.303 nRT log v2 by v1 because ln, to change the ln into log we can multiply minus 2.303, that is constant, you know that, है ना। So minus 2.303 nRT log v2 by v1, here हमने लिखा w is equal to minus 2.303 nRT log p1 by p2, वहाँ था v2 by v1, मैंने यहाँ लिखा p1 by p2, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ बिकॉज दैट इज आइडियल गैस। सो V2 by V1 इज इक्वल टू P1 by P2, सो वी कैन पुट एट द प्लेस ऑफ V2 by V1 वी कैन पुट P1 by P2, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन और मैकेनिकल वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। वी हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, ओके, आप समझ गए, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो हमने जो पहला फिगर बनाया था, जो इंजन बनाया था, आप भी दिमाग लगाइए, गैस के वजह से और बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट वी आर गेटिंग द मैकेनिकल वर्क इन मशीन टू परफॉर्म आवर वर्क्स, ओके, ठीक है। हियर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, by the system, are you getting my point? अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो कितना होगा, माइनस पी डेल वी, हम उसको माइनस सिंबल देंगे क्योंकि, और वर्क इज नेगेटिव, यू कैन टेल दैट वर्क इज नेगेटिव बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो कितना होगा, प्लस पी डेल वी, यानी और माइनस डब्लू, दिस इज प्लस डब्लू, क्योंकि वर्क हम उसके ऊपर कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, तो सिस्टम का वर्क बढ़ रहा है, तो क्या होगा, प्लस डब्लू। इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो क्या होगा, प्लस क्यू। सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू। इफ हीट इज ब्रॉट फ्रॉम द सिस्टम, और गिवन आउट बाय सिस्टम, तो क्या होगा, माइनस क्यू, क्योंकि सिस्टम खुद हीट दे रहा है, या हीट उससे अंदर से हम निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस क्यू।
This is very important you remember. If work is done by the system, minus Q, minus W. If work is done on the system, that is plus W. Heat is given to the system, plus Q. Heat is brought out from the system or heat is given out by the system, that is minus Q. You have to remember this. It will come in work in future numericals. Okay. अभी इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप देखिए इस ग्राफ को, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम हमने सूचित किया है और वाई एक्सिस में प्रेशर हमने ले रखा है ना। तो यहाँ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 to V2 और प्रेशर यहाँ क्या हो रहा है ना, D से C चेंज हो रहा है। इफ इट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन तो क्या होगा, यहाँ देखिए आप प्रेशर मान लीजिए अभी वॉल्यूम V1 और प्रेशर कितना है D है, प्रेशर कितना है D है। प्रेशर जैसे ही घटता जाएगा यह वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जैसे ही प्रेशर घटता जाएगा वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। तो अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन ले तो क्या होगा, एरिया ऑफ डी बी V1 V2 C के अंदर जितना एरिया होगा वो होगा फॉर रिवर्सिबल वर्क डन, यानी दैट इज मैक्सिमम। अगर इरिवर्सिबल के लिए लेंगे तो कितना होगा ना, BC V2 V1 इसके अंदर ही होगा, क्योंकि इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस P एक्सटर्नल इज ए कांस्टेंट। आप देखिए क्यों P एक्सटर्नल कांस्टेंट, जब हम पिस्टन ले रहे थे ऊपर अगर प्रेशर, पिस्टन का प्रेशर बाहर का प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उठा नहीं सकता ना, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। समझ गए आप। तो P एक्सटर्नल रिमेन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे और इसका वर्क क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन अगर P एक्सटर्नल कम होगा तो ये उसको एक्सपेंड करेगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए व्हाट आर द कंडीशंस, P external should be infinitesimally small than the P internal. प्रेशर ऑफ इंटरनल गैस इतना होना चाहिए उससे बहुत कम, यानी इन्फिनिटली स्मॉल अगर कौन होगा, P एक्सटर्नल होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे खूब धीरे बढ़ता हुआ डीपी बढ़ता हुआ एक्सपेंड करेगा, तो विल गेट द maximum work. So P external will have maximum possible values. So W is equal to my P external delta B will be maximum. हम ज़्यादा वर्क उसमें से निकाल सकते हैं। समझ गए आप। तो क्या कंडीशन हुआ, P एक्सटर्नल का वैल्यू बहुत ही कम होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू P इंटरनल। ठीक है। तो आपने यहाँ देखा फॉर रिवर्सिबल एरिया ऑफ DC V2 V1 DC V2 V1 B और फॉर इरिवर्सिबल एरिया ऑफ B V1 V2 C और P एक्सटर्नल इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, हमने अभी बताया। और फॉर फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, अगर वैक्यूम है ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है तो क्या होगा, P एक्सटर्नल कितना, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एग्जाम में आता है, आप याद रखिए। अगर फ्री एक्सपेंशन है यानी देयर इज वैक्यूम तो P एक्सटर्नल कितना, 0, तो वर्क डन मैकेनिकल वर्क डन विल बी 0, राइट। आप इसको अच्छी तरह याद रखिए, ग्राफ जरूर याद रखिए, यू हैव टू डू इन द एग्जाम। ओके, राइट। अब देखिए बच्चों, इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, द सम टोटल ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ए सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। मान लीजिए ये एक सिस्टम है, इसके अंदर हमने कुछ गैस ले रखे ना, ये गैस इसके अंदर जो है इसमें गैस का पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, इसका काइनेटिक एनर्जी भी है, इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकता है, इसका केमिकल एनर्जी भी हो सकता है, इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकता है और कुछ एनर्जी भी इसके अंदर हो सकता है। अगर इंटरनल एनर्जी का हम डिस्कस करते हैं या सोचते हैं तो इंटरनल एनर्जी किसे कहेंगे, ये सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज। तो हमने लिखा है सो इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू P प्लस K प्लस N प्लस C प्लस E प्लस एटसेट्रा। और भी कुछ एनर्जी होता है, मान लीजिए मैग्नेटिक एनर्जी हो सकता है। तो ये सारे का कुल मिला के इसके अंदर जितना एनर्जी है
उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी यानी इंट्रिंसिक एनर्जी। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज द इनहेरेंट एनर्जी ऑफ एवरी सब्सटेंस और एवरी मैटर ऑफ द यूनिवर्स, है ना। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, उसका इंट्रिंसिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी कंपल्सरी है, उसके अंदर, उसका वजह से ही है, उसके अंदर है ना। इसको अकॉर्डिंग टू IUPAC यू के सूचित किया जाए, यू से सूचित किया जाता है। अगर डेल्टा यू इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अगर यूपी ग्रेटर देन यू आर हो गया तो क्या होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो गया तो हम उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, है ना। इफ यूपी लेस देन यू आर, सो क्या हो गया, डेल्टा यू इज नेगेटिव, सो दिस सिस्टम इज इन द एक्सोथर्मिक कंडीशन, यानी उसमें से हीट निकलेगा बाहर, है ना। और अगर पॉजिटिव हुआ तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक इन नेचर। आप समझ गए, तो इसको आप याद रखिए, इंटरनल एनर्जी, राइट।